प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 में हम लेसन 3 का पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लगभग पाठ पूरा हो चुका था। लास्ट का एक टॉपिक बचा था क्षारण की रोकथाम और क्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये क्षारण क्या होता है? देखो, लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया को हम जानते हैं कि लोहे पे जो जंग लगना है वही एक क्षारण है। उसी के अनुरूप हम क्षारण की परिभाषा देंगे कि क्षारण होता क्या है, कि क्षारण होता क्या है। लोहा धातु है कि धातु है वो वातावरण में नमी या वायु से क्रिया करके अपघटित हो जाती है। धातु का वातावरण में उपस्थित नमी या वायु से क्रिया कर अपघटित हो जाना, अपघटित को अवनत भी बोलते हैं। अवनत नाम कई बच्चों के कठिन लगता है, तो आप इस पूरे नाम को हटा सकते हो। परिभाषा क्या बन जाएगी कि धातु का वातावरण में उपस्थित वायु या जल वाष्प से क्रिया कर अपघटित हो जाना क्षारण कहलाता है। वायु या जल वाष्प से क्रिया कर अपघटित हो जाना क्षारण कहलाता। लोहे पे जंग लगना एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया। किसमें? रासायनिक पदार्थों का निर्माण भी होता है और प्लस माइनस करता है, एनोड कैथोड भी बनते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है क्षारण एक जैव रासायनिक नहीं, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। तो हम क्या कहेंगे कि लोहे पे जंग लगना एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें एक वोल्टीय सेल का निर्माण होता है। और वोल्टीय सेल किसने बताया? गैल्वेनिक ने। वोल्टीय सेलों को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। यानी लोहे पे जंग लगना एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें वोल्टीय या गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है। और गैल्वेनिक सेल का निर्माण होकर के जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो जल योजित फेरिक ऑक्साइड बनता है। ये क्या है? जल योजित फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम जंग बोलते हैं। ये क्या है? जल जुड़ा हुआ है फेरिक ऑक्साइड के साथ, इसमें जल योजित फेरिक ऑक्साइड बनता है और लोहे के भार में क्या जाती है? वर्दी हो जाती है। आपको पूछे कि लोहे पे जंग लगना वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, समझाइए। तो ये 2-4 लाइन लिखोगे, फिर रासायनिक अभिक्रिया लिखोगे। क्या कहोगे कि लोहे पे जंग लगना एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल का निर्माण होता है तथा जल योजित फेरिक ऑक्साइड बनता है। ये बनता है जल योजित फेरिक ऑक्साइड, जिसे लोहे के भार में क्या जाती है? वर्दी हो जाती है। जंग लगने से लोहा भारी हो जाता है। ठीक है। अब हम देखो क्या देखते हैं। अब जैसे गैल्वेनिक सेल यानी वोल्टीय सेल बना तो कैथोड भी होगा और एनोड। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे अपचयन होता है। यानी एनोड और कैथोड पर क्या क्या अभिक्रिया हो रही वो हम पढ़े। अब देखो लोहा है वो एनोड पर, देखो जो क्षारण होता है वो हमेशा एनोड पर होता है और एनोड पर क्या है? लोहा है वो Fe+2 में बदल जाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब देखो Fe+2 में बदला है, किंतु लास्ट में जाकर के हमें प्रोडक्ट बनाना है Fe2O3, तो हमें 2 से गुणा करेंगे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हम 2 से गुणा करेंगे तो पहले से गुणा भाग करके तैयार रख लें, यानी 2 से इसको गुणा कर दिया, ये 2Fe हो गया और ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। क्योंकि आगे चल करके अपने को कितनी Fe की आवश्यकता पड़ेगी? 2 Fe की आवश्यकता पड़ेगी। इसी कारण हमने पहले से गुणा कर दिया 2 से। 2Fe+2 4 इलेक्ट्रॉन। ये अभिक्रिया कहां हुई? ये अभिक्रिया एनोड पर हुई। कैथोड पर क्या होगा? देखो कैथोड पर जो क्या होता है, देखो वातावरण में कौन कौन सी गैस है? CO2 और ऑक्सीजन है। जो ये CO2 होती है ये नमी से क्रिया करेगी और एक अम्ल बनाएगी जिसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। और ये कार्बोनिक अम्ल किसमें टूट जाएगा? H+ और HCO3-। ये सारी प्रोसेस कहां होगी? कैथोड पर। पहले कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होगी कि CO2 और जल आपस में क्रिया करेंगे। कौन क्रिया करेंगे? CO2 और जल आपस में क्रिया करेंगे। क्या बनेगा? कार्बोनिक अम्ल बनेगा, H2CO3 बनेगा। H2CO3 H+ और बाइकार्बोनेट आयनों में टूट जाएगा, H+ और HCO3-। अब ये H+ कैथोड पर क्रिया करेंगे, H+। अब देखो यहां जल बनाना है, देखो ऑक्सीजन से क्रिया होगी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे, क्या बनेगा? H2O बनेगा। अब H2O बनेगा तो देखो H कितने चाहिए? 2 चाहिए। H कितने चाहिए? 2। यदि हमने एक बार यहाँ 2H रख दी,
क्या रख दिए 2H, तो 2 इलेक्ट्रॉन। फिर भी ऊपर वाले को हम काटेंगे तो संतुलित नहीं होगा, तो हम पहले से कितने ले लें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाएंगे, तो 4 ही क्या लेने पड़ेंगे H+, और 4 H+ लेंगे। 2H+ में क्या बन रहा था 1 H2O, तो 4 H+ में क्या बनेंगे 2 H2O बन गया। यानी कैथोड पे क्या बन गया, कैथोड पे पानी बढ़ गया। क्या बढ़ गया कैथोड पर। अब देखो इस अभिक्रिया को हम जोड़ेंगे तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2Fe प्लस O2 4H+ 2Fe प्लस 2H2O, ये अपनी नेट रिएक्शन आ जाएगी। क्या जाएगी अपनी नेट रिएक्शन। क्या होगा कि Fe है उसका एनोड पे ऑक्सीकरण करा दिया, Fe+2 में बदल गए और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। यहाँ देखो H+ आयन कहां से आए कि वातावरण में उपस्थित CO2 और जल ने क्रिया की, कार्बोनिक अम्ल बना, वहां से H+ है, H+ ने यहाँ क्रिया की ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन से क्रिया की तो जल बना। या 2H थे, हमें कितने चाहिए, देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4H चाहिए, तो जल कितने कर दिए डबल, जोड़ा तो ये रिएक्शन आ रहा है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि 2Fe+2 2H2O बना है लास्ट उत्पाद, ये वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करेगा वापस, यानी वायुमंडलीय ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा वायुमंडलीय ऑक्सीकरण, वायुमंडलीय ऑक्सीकरण। क्या होगा वायुमंडलीय ऑक्सीकरण। वायुमंडलीय ऑक्सीकरण जब होगा तो क्या होगा, देखो ये बनेगा फेरिक ऑक्साइड और बाहर निकल जाएगा 4H+, जो कैथोड पे वापस अभिक्रिया को शुरू कर दे। जोड़ाइए, जोड़ करके इसकी अभिक्रिया किससे कराई, ऑक्सीजन से करवाई, यानी वायुमंडलीय ऑक्सीकरण हुआ। और वायुमंडलीय ऑक्सीकरण हुआ तो क्या बना फेरिक ऑक्साइड बना और H+ बाहर निकल गए। जबकि हम क्या रहे हैं जल योजित फेरिक ऑक्साइड बनता है, सिंपल फेरिक ऑक्साइड बना है। यही फेरिक ऑक्साइड है, ये जल से क्रिया करेगा, किससे करेगा जल से, और जल से क्रिया करके क्या बना लेगा, इसकी क्रिया जल से होगी और बनेगा Fe2O3XH2। ये किसका सूत्र हो गया, जंग का सूत्र हो गया। किसका हो गया, ये जंग बन गया। कैथोड पे क्या अपचयन और एनोड पे क्या हुआ ऑक्सीकरण, यानी Fe+2 में बदला, H+ थे यहां से आए, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके पानी बनाया, दोनों को जोड़ने पर यह विक्रिया आई, इसका वायुमंडलीय ऑक्सीकरण हुआ, Fe2O3 बना, H+ बाहर निकले और ये Fe2O3 ने जल से क्रिया वापस कर करके क्या बना लिया, जंग का निर्माण कर लिया। अब पूछता है कि जंग को प्रभावित कौन से कार्य करते। देखो क्रियाशील लोहा है, यहाँ लोहे से अधिक क्रियाशील कोई धातु हो और इसके ऊपर चढ़ा दी जाए तो किसका होगा कि लोहे का वहां पर जंग नहीं लगेगा, सामने वाली धातु पर जंग लगेगा। यानी अधिक क्रियाशील धातु का संक्षारण पहले होता है, यानी जो धातु सक्रिय है या अधिक क्रियाशील है उसका संक्षारण क्या होता है पहले होता है, उसका संक्षारण क्या होता है पहले होता है। और वो किसका काम करती है, वो एनोड का काम करती है। किसका काम करती है, वो एनोड का काम है। वातावरण में CO2 और H2O की उपस्थिति, O2 कर दिया मैंने, H2O सॉरी, ये तो अभी भी बताया कि वातावरण में CO2 और H2O की उपस्थिति संक्षारण को बढ़ा देती है। क्यों, क्योंकि CO2 और H2O आपस में क्रिया करेंगे और क्या बनेगा कार्बोनिक अम्ल बनेगा, और कार्बोनिक जो अम्ल है वो क्या होगा H+ और बाइकार्बोनेट आयनों में टूट जाएगा, और ये जो आयन है H+ ये कैथोड पर आकर के जल का निर्माण कर लेंगे, और लोहे के संपर्क में पानी आता रहेगा तो क्या होता रहेगा जंग लगता है। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट कहता है कि जो धातु अशुद्ध है या धातु के अंदर अशुद्धियां मिली हुई है तो संक्षारण अधिक। एक कहता है कि खारा पानी होता है उसमें जंग अधिक लगता है, खारे पानी में संक्षारण अधिक होता है क्योंकि वहां विद्युत अपघटय अधिक होता है। विद्युत अपघटय होगा तो वहां पर कोई H+ आयन या अम्लीय सांद्रता बढ़ जाती है तो संक्षारण भी बढ़ जाता है। तो ये 3-4 प्रभावित करने वाले कारक थे। अधिक सक्रिय धातु का क्षरण पहले होता है, यानी संक्षारण पहले होता है क्योंकि वह एनोड का काम करती है। वातावरण में CO2 और H2O की उपस्थिति संक्षारण को बढ़ा देती है। क्यों, क्योंकि CO2 और जल आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं जो टूट करके H+ से देते। ठीक है, फिर अशुद्ध धातु का क्षरण ज्यादा होता है, यानी संक्षारण ज्यादा होता है। खारे जल में सामान्य जल की तुलना में
जंग अधिक लगता है। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघट्य होता है। अब रोकथाम क्या करें? देखो रोकथाम की 4 विधियां हैं। एक विधि है, देखो अम्लीय सांद्रता, बार बार बोल रहे H प्लस के कारण, H प्लस के कारण जो लोहा होता है अपना Fe होता है, उसके ऊपर क्षारीय रंग की परत चढ़ा दो। और जब लोहे के ऊपर क्षारीय रंग की परत चढ़ा दी तो H प्लस सतह पे नहीं रहेंगे, और जब H प्लस सतह पे नहीं रहेंगे तो क्षारण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो पहली रोकथाम क्या है? क्षारीय रंग लगाकर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि जब लोहे के ऊपर क्षारीय रंग की परत चढ़ा दी जाती है, इसके अंदर क्या लिखेंगे हमें कि जब लोहे के ऊपर क्षारीय रंग की परत चढ़ा दी जाती है तो सतह पर क्या होता है? H प्लस आयनों की सांद्रता घट जाती है। कि जब लोहे पर क्षारीय रंग की परत चढ़ा दी जाती है तो सतह पर H प्लस आयनों की सांद्रता क्या हो जाती है? घट जाती है। और घट जाती है तो क्षारण भी क्या हो जाता है? कम। दूसरा है अवरोधक विधि। लोहे के ऊपर पेंट कर दिया या तेल लगा दिया या कोई रंग लगा दिया या ग्रीस लगा दिया तो सतह के ऊपर क्या नहीं ठहरेगा? पानी नहीं ठहरेगा, और पानी नहीं ठहरेगा तो जंग कम लगता है। अवरोधक विधि क्या होगी कि जब लोहे के ऊपर तेल, ग्रीस या पेंट की परत चढ़ा दी जाती है तो सतह पे पानी नहीं ठहरता है, और सतह पे पानी नहीं ठहरता है तो जंग कम हो जाता है, यानी क्षारण घट जाता है। तीसरी विधि है बलिदान विधि। देखो बलिदान में क्या होती है कि लोहे को बचाने के लिए अन्य धातुएं अपना बलिदान कर देती हैं। लोहे को बचाने के लिए अन्य धातुएं अपना बलिदान कर देती हैं, और बलिदान करने का अर्थ क्या है कि उस लोहे से पहले क्रिया करके नष्ट हो जाती है। इसमें Zn और Sn आती है कि लोहे से पहले अपना बलिदान कौन कर देती हैं? Zn और Sn। जब यशद लेपन या एनोडीकरण हम किसको कहेंगे कि जब Fe के ऊपर किसकी परत चढ़ा दें? Zn की परत चढ़ा दें तो उसको हम यशद लेपन कहते हैं। यशद लेपन किसको कहेंगे कि जब लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है तो उसे यशद लेपन या एनोडीकरण कहते हैं। और जब लोहे के ऊपर यहाँ Zn की परत न चढ़ा करके Sn यानी टीन की परत चढ़ा दी जाती है तो इसको हम बोलते हैं कलई। जब लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाते हैं तो क्या होता है? यशद लेपन होता है, और जब लोहे के ऊपर Sn की परत चढ़ाते हैं तो क्या होता है? कलई होता है। कैथोड विधि क्या होता है? देखो क्षारण हमेशा कहां होता है? विधि का आपको एनोड पे होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि जो लोहा होता है उसको अधिक क्रियाशील धातु से जोड़ देते हैं। तो ये एनोड का और लोहा किसका काम करता है? कैथोड। कि लोहे को अधिक क्रियाशील धातु से जोड़ करके क्या बना देते हैं? कैथोड। तो अधिक क्रियाशील धातु एनोड के रूप में और लोहा कैथोड। जो भूमिगत पाइप होते हैं उनको जंग से इसी विधि से बचाया जाता है। भूमिगत पाइपों को जंग से इसी विधि से बचाते हैं। कैथोड विधि क्या है कि जो क्षारण होता है वो एनोड पे होता है, लोहे को अधिक क्रियाशील धातु से जोड़ करके उसका कैथोड बना देता है। और ये जो अधिक क्रियाशील धातु हैं ये किसका काम करती हैं? उत्सर्ग इलेक्ट्रोड का काम करती है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि लोहे के लिए उत्सर्ग इलेक्ट्रोड कौन है? तो लोहे के लिए उत्सर्ग इलेक्ट्रोड कौन होंगे? जो लोहे से अधिक क्रियाशील होंगे। फिर भी क्रियाशीलता का अनुमान नहीं लग रहा है तो ई नोट से लगा लेना। जिसका ई नोट कम होता है उसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। ई नोट कम, क्रियाशीलता अधिक। ठीक है। अब जो लोहा है अपना क्या है? लोहे से अधिक क्रियाशील जस्ता भी है, Sn भी है और Mg भी है। ये तीनों धातुएं लोहे से पहले क्रिया कर लेती हैं तो ये उत्सर्ग इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करते हैं। एक क्वेश्चन तो यहां से पूछ लेता है कि बलिदान विधि क्या है? इसमें दो है। और एक क्वेश्चन आता है उत्सर्ग इलेक्ट्रोड के रूप में कौन सी धातुएं कार्य करती हैं? तो Zn, Sn और Mg। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समझाइए। या ये पूछ लेता है क्षारण की रासायनिक अभिक्रिया। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम 3 का लेसन पूरा कर चुके हैं।
कल से हम यूनिट 4 करेंगे रासायनिक बल गतिकी। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 के पार्ट में जो भी समस्याएं आपको आई है, 3 के लेसन में जो भी समस्याएं, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भेज सकते हो या कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो। और एक बात और बता रहा हूं कि लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3, तीनों लेसनों में भी कोई समस्या आई आपको, वो भी आप दर्ज करवा सकते हो। उसके लिए मैं आपको 2-4 वीडियो अलग बना दूंगा। हम अगला लेसन तभी चालू करेंगे जब 1 से लेकर के 3 तक लेसन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसीलिए आपके जो भी समस्या, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें 1 से लेकर के 3 तक। ये टोटल लगभग 44-45 के आसपास वीडियो हो चुके हैं मेरे विचार। इन वीडियो को देखना सर, 44-45 के आसपास, हाँ इतने हो ही चुके होंगे। 44-45 के आसपास ये वीडियो हो चुके हैं। इन वीडियो को देखो आप, और इन वीडियो को देखने के बाद में जो भी आपको समस्याएं आ रही 3 लेसन तक, 1 से लेकर के 3 तक लेसन लगभग 44-45 वीडियो बन चुके हैं। इन वीडियो को देखना, और कोई समस्या आ रही है तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है।